वेलकम टू बीसी मेकर। दोस्तों आज है 11 जनवरी 2022 और 11 जनवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर और किशोरियों का कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया है। इसकी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 जनवरी 2022 को बिहार में किशोर और किशोरियों का यानी कह सकते हैं 15 से 18 वर्ष तक के युवाओं या फिर युवतियों का कोविड टीकाकरण शुरू किया गया है। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया भी था कि बिहार में कोविड टीकाकरण अभियान की जो शुरुआत हुई थी ये 16 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 जनवरी 2022। ध्यान दीजिए, जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में आप लोग इसे विस्तार पूर्वक लिखें। और बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में अगर आप लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इसमें जनवरी से नवंबर तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया। जल्द ही ये अपडेट होकर के जनवरी से दिसंबर कर दिया जाएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जो लोग बिहार में आयोजित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, खास करके बीपीएससी जो कि 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ, इन दोनों प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेकर अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। आप यहां पर इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। और इसके अतिरिक्त बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको ये सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तमाम नोट्स आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराया जाता है, तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। इसी वीडियो के बीच में मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दूंगा, आप लोग से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद अब किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खुलेगा। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में खुलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है बिहार के कैमूर जिले में इसका निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार वाल्मीकि नगर के बाद कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व खुलेगा। आपको ध्यान रखना, कैमूर जिला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इसकी घोषणा हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक में की गई और इस पर चर्चा की गई थी। इसी मतलब कह सकते हैं बैठक में ये घोषणा किया गया। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो भारत में 53 टाइगर रिजर्व भी है। इन सब के अतिरिक्त कुछ और भी पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ बातें निकलकर सामने आई जो कि यहाँ पर मैंने शॉर्ट में एक पॉइंट लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश में यानी कि भारत में 2021 के दौरान 126 बाघों की मौत हो गई है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ था, इस बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। और इस मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है और भी कई सारे पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताया है। और बाघों की यहाँ पर बात आई है तो 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं। तो बाघों के संरक्षण के लिए सेव द टाइगर अभियान की जो शुरुआत हुई थी ये 2010 में की गई थी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को की गई थी। यह प्रश्न प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। और जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर की मतलब कह सकते हैं शुरुआत हुई थी, तो इसके अंतर्गत यानी कि 7 अप्रैल 1973 को ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी और इसके शुरुआती चरण में कह सकते हैं 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे भारत में। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट यानी कि सूची जारी की गई है और इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है। ये सूची अभी हाल ही में प्रकाशित हुई या फिर जारी हुई है और इस सूची के अनुसार अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14,91,41,337 जनसंख्या हो गई है बिहार की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बिहार की आबादी को लेकर के नया आंकड़ा जारी किया गया है और इसके अनुसार प्रदेश यानी कि बिहार की आबादी तकरीबन 15 करोड़ हो गई है। एग्जैक्ट डाटा आप यहाँ से याद रखिए, इसे रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो इसका एग्जैक्ट डाटा है 14,91,41,337। लगभग यहाँ पर आप याद रख सकते हैं लगभग 15 करोड़ यहाँ पर कह सकते हैं बिहार की आबादी हुई है इस रिपोर्ट के अनुसार। अभी हाल ही में बिहार निर्वाचन आयोग की तरफ से ये कह सकते हैं रिपोर्ट जारी किया गया था। और यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा कि मतदाताओं की तादाद में भी तकरीबन 10 लाख की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट में ये भी बातें कही गई है।
नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा कि वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार की आबादी 10.38 करोड़ थी। ये भी ध्यान रखिए। और इस तरह 10 वर्षों में प्रदेश की जनसंख्या तकरीबन 5 करोड़ बढ़ गई है। 2021 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें, 2021 नहीं बल्कि 2001 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो बिहार की आबादी थी 8,28,78,796। और अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 2011 की जनगणना के अनुसार तकरीबन ये कह सकते हैं 10.5 करोड़ बिहार की आबादी थी। लेकिन अभी 2021 में ये जो रिपोर्ट जारी किया गया, इस रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 15 करोड़ बिहार की आबादी हो चुकी है। और यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार एक पॉइंट और भी है कि निर्वाचन आयोग के अनुसार पुरुषों की संख्या 7,54,93,251, जबकि महिलाओं की आबादी 7,36,48,886 बतलाई गई है। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखिएगा, महिलाओं की संख्या में थोड़ी सी कमी है पुरुषों के मुकाबले में, लेकिन उतनी भी नहीं। ठीक है, चलते हम अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ये बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि नवादा शहर के युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को उभरते युवा लेखक के रूप में नेशनल चॉइस अवार्ड का सम्मान मिला है। आपको ध्यान रखना, नेशनल चॉइस अवार्ड 2021 से इन्हें अभिषेक राज को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कि द ट्रिब्यून प्रकाशन समूह और रेडियो सिटी के संयुक्त तत्वाधान में भारत के 100 उभरते लेखक और शिक्षाविदों में उन्हें चुना गया है और ये बिहार के नवादा के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि इनकी किस रचना के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस पॉइंट में हमने लिखा कि डॉक्टर अभिषेक राज को उनकी अंग्रेजी किताब अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ लाइफ के लिए सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखिए नवादा की चर्चा भी आपको बता दूं कि नवादा की बात आई है तो ईशान किशन जो कह सकते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल टीम के हिस्सा मतलब कह सकते हैं खिलाड़ी है, तो ये भी मतलब कह सकते हैं बिहार के नवादा जिले के रहने वाले। इनका जो पैतृक गाँव है बिहार के नवादा जिले में है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिए। चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए कौन से जिले की जमीन को पटना जिले में शामिल कर दिया गया है? अभी हाल ही का ये न्यूज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ऑप्शन नंबर ई के तहत हमारा ये वाला सेक्शन यहाँ पे सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प। तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी और सी यहाँ पर सही है, यानी कि सारण और वैशाली। आपको यहाँ पर इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार वैशाली व सारण जिले की 3,543.5 एकड़ जमीन प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए पटना जिले में शामिल कर दिया गया है, जिसके बाद से अब इन क्षेत्रों की जमीन पर न सिर्फ विधि व्यवस्था का अधिकार और जिम्मा जिला प्रशासन पटना का होगा, बल्कि इन जगहों पर कोई भूमि विवाद या फिर भूमि संबंधी वाद विवाद का निपटारा भी कर सकते पटना में ही होगा। आपको ध्यान रखना है अभी हाल ही में सारण और वैशाली जिले की जमीन का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 3,543.5 एकड़ जमीन का जो कर सकते हैं जो शामिल किया गया है पटना जिले में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले पांचवें प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 फरवरी 2022 को हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ओपन रॉक म्यूजियम या फिर संग्रहालय कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, यानी कि यहाँ पर कह सकते विभिन्न प्रकार के रॉक को शामिल किया गया और इसके बारे में कह सकते जिन चीज़ों के बारे में कम जानकारी है, इस जानकारी को कह सकते हैं लोगों में या फिर जनता में शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यहाँ पर बात आई हैदराबाद की, तो हैदराबाद में भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है, जबकि इसी में पॉइंट है कि जबकि उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थित है, तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना है। अगला होगा छठा प्रश्न। यह प्रश्न, हाल ही में उपयोगकर्ता ट्रैकिंग पर किस देश ने गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? किस देश के द्वारा भी हाल ही में फेसबुक और ट्विटर ने बल्कि गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस। आपको यहाँ पर बता दूं कि हाल ही में फ्रांस ने उपयोगकर्ता ट्रैकिंग पर गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो फेसबुक पर 60 मिलियन, जबकि गूगल की बात किया जाए तो गूगल पर 150 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया है। दोनों को सम्मिलित तौर पर अगर हम बात करें तो दोनों मिला के 210 मिलियन यूरो का जुर्माना इन दोनों कंपनियों पर लगाया गया है। अगला होगा सातवां प्रश्न। यह प्रश्न, हाल ही में शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बन गया है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेन्नई हवाई अड्डा इस सूची में कह सकते हैं भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है जिसे कि वैश्विक सूची में इसे मतलब कह सकते हैं टॉप 10 में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 के लिए वैश्विक स्तर पर बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बीच यात्रा, वित्त, एरोस्पेस, विमानन उद्योगों के लिए विमानन डेटा के प्रदाता के लिए 8वें स्थान पर रखा गया है और यह एकमात्र हवाई अड्डा है या फिर भारतीय हवाई अड्डा है जिसे कि शीर्ष 10 में स्थान दिया गया है। आपको ध्यान रखना है वैश्विक स्तर पर जितने भी हवाई अड्डा है जो सूची जारी किया गया इसमें भारत के जो चेन्नई हवाई अड्डा इसे 8वें स्थान पर रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना, 8वें स्थान पर है चेन्नई हवाई अड्डा। यहाँ पे अगर हम बात करें शीर्ष 3 हवाई अड्डों की, तो शीर्ष 3 में संयुक्त राज्य अमेरिका का मियामी हवाई अड्डा, जापान का फुकुओका हवाई अड्डा और जापान का ही हानेडा हवाई अड्डा है। यानी कि टॉप 3 में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहले स्थान पर है अमेरिका का हवाई अड्डा और तीसरे स्थान पर है जापान का ये फुकुओका और साथ साथ हानेडा हवाई अड्डा। वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के बीच में दूंगा। आपको बता दूं कि यहाँ पर इस सीरीज में मैं कुछ चेंजेस करने के बारे में सोच रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा क्या यहाँ पर इसमें चेंजेस किया जाना चाहिए। ये चेंजेस यहाँ पर ये होगा कि जितने भी कह सकते हैं बिहार करंट अफेयर्स वाले प्रश्न बनते हैं इस पर हम सम्मिलित तौर पर अब काम करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर डे बाय डे आपको वीडियो मिलता है, 3 से 4 प्रश्न या फिर कह सकते हैं 2 से 4 प्रश्न बिहार करंट अफेयर्स के प्रत्येक वीडियो में होता है और इसके अलावा कह सकते हैं रिमेनिंग जो प्रश्न होते हैं यहाँ पर वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि बिहार करंट अफेयर्स को लेकर के हम एक नया सीरीज चलाना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर बिहार करंट अफेयर्स आप विस्तार से बताइए और टॉपिक वाइज बताइए। तो यहाँ पर ये चेंजेस हमने करने का सोचा है कि बिहार करंट अफेयर्स हम यहाँ पर साप्ताहिक तौर पर लाएंगे और साप्ताहिक तौर पर हर संडे को यहाँ पर आपको बिहार करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। यानी कि सप्ताह भर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स वाले प्रश्न होंगे उसे मतलब कह सकते हैं विश्लेषण सहित एकदम संपूर्ण व्याख्या के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने जो डिसाइड किया कि सप्ताह का जो रविवार होगा तो रविवार में आप यहाँ पर बिहार स्पेशल करंट को देखेंगे विश्लेषण सहित। लेकिन इसके अलावा जो रिमेनिंग 6 दिन होंगे सप्ताह के, तो इस 6 दिन में आप यहाँ पर टेस्ट मतलब दे सकते हैं यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से और भी कई टॉपिक वाइज नोट्स या फिर टॉपिक वाइज वीडियो यहाँ पर आपको प्रोवाइड होंगे। आप मुझे यहाँ पर अपनी राय दीजिए क्या ये करना ऐसा उचित होगा। मैंने ये सोचा है कि ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब यहाँ पर आप अपनी राय दीजिएगा क्या ये आपके लिए उपयोगी होगा या फिर नहीं, क्योंकि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने आपके लिए जो सोचा है वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको जो साप्ताहिक करंट दूंगा ही, लेकिन इसके अलावा जो टॉपिक वाइज जो मतलब कह सकते हैं करंट अफेयर्स होंगे बिहार के वो भी यहाँ पर मैं आपको बतलाऊंगा। बस आप अपनी राय दीजिएगा क्या ऐसा करना उचित होगा या फिर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या फिर नहीं। जैसा भी आप सोचते हैं यहाँ पर मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 से पुस्तक किसने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयंत घोषाल इसका सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में जयंत घोषाल ने ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक की रचना की है और इसका अनुवाद अरुणव सिन्हा द्वारा किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना, अनुवाद से भी कई बार प्रश्न आपके बने हैं। हालांकि जो इसके लेखक है यानी कि इसके जो रचनाकार है ये है जयंत घोषाल और इस पुस्तक का नाम है ममता बियॉन्ड 2021। और इस पुस्तक की अगर बात करें तो इस पुस्तक में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में क्यों हार गई, इस विषय पर इस पुस्तक में विस्तार से चर्चा किया गया है। और यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर डी में रस्किन बॉन्ड के बारे में लिखा है, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर आपको बतलाना चाहिए इस पॉइंट के बारे में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि रस्किन बॉन्ड ने हाउ टू बिकम अ राइटर पुस्तक की रचना की है। तो ये भी ध्यान रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 102वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई के तहत एंटीगुआ और बारबुडा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कैरिबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बारबुडा भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक हरित ऊर्जा पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस समझौते पर हस्ताक्षर करके 102वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गए। आपको ध्यान रखना है एंटीगुआ और बारबुडा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए या फिर इसके उद्देश्य पेरिस फ्रांस में 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से IS यानी कि कह सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ये ध्यान रखिए। अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश को इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। आपको बता दूं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2020 के लिए
तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। आपको ध्यान रखना ये इसका तीसरा संस्करण है। और इसके तहत अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया, यानी कि उत्तर प्रदेश इस मामले में शीर्ष पर है। जिसके बाद यहाँ पे अगर बात करें दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है। चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाल ही में 6 जनवरी 2022 को इसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बता दूं कि भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस 6 फरवरी 2022 को मनाया गया है और इस कार्यक्रम को उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिवस व तिथियों के बारे में लिखा है कि 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस से मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिए। अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए सरकार ने किस कंपनी का चयन किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का चयन किया गया है। आपको ध्यान रखना यहाँ पे चर्चा हुई पासपोर्ट सेवा की, तो पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया था और नेक्स्ट पॉइंट में हमने यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की चर्चा की है। आप यहाँ पर इस बारे में देख सकते हैं कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि TCS एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सर्विसेज एवं कंसल्टिंग कंपनी है और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, या फिर इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको यहाँ पर पिछले वीडियो में दिया था। आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। एक यहाँ पर यह ध्यान है कि जितने लोग बिहार में आयोजित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलता है जिसके माध्यम से आप तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पर डेली बेसिस पे क्विज में फ्री पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और हमारा पेड प्लान के तहत आप यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेकर के चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।